हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जतिन हो गया है और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 मैथ का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैंने अभी अभी ये चैनल शुरू किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह तो चल नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाऊँ और मेरी वजह से अगर किसी को कोई किसी टॉपिक की क्लियरिटी मिले या समझ आए तो उससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आज मेरे आसपास के लोगों से सुना है, मतलब मेरे से छोटे जो 10th 9th के बच्चे हैं उनको देखा भी है, वो मानते हैं कि मैथ्स मुश्किल है। आधे लोग तो डरते हैं उससे कि हाँ मैथ्स ऐसी है, मैथ्स वैसी है, हमसे नहीं होती मैथ्स। तो देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। जब आप एक चीज़ को मन में बिठा लेते हो ना कि वो मुश्किल है, तो वो मुश्किल ही रहेगी, कभी भी आसान नहीं हो पाएगी। एक हो गई ये। दूसरा होता है कि अगर आपको चीज़ कोई समझ नहीं आएगी ना, वो भी आपके लिए हमेशा मुश्किल ही रहेगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि आप आगे से ये ना कह सकें कि मैथ्स मुश्किल है या कोई भी चैप्टर मुश्किल है। ठीक है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, सबसे पहले आपको जानना होगा कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स एक इक्वेशन होती है, ठीक है, और पॉलिनोमियल्स आपके लिए कोई नया कंसेप्ट भी नहीं है। आप 9th में भी इसको पढ़ के आए हैं, लेकिन अब 10th में भी पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ही। तो अब सोचिए कि 9th में क्या था पॉलिनोमियल्स और अब 10th में क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या फर्क है। 9th में जो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा वो आपने पढ़ा वन वेरिएबल में, इसमें पढ़ा वन वेरिएबल में। लेकिन अब जो 10th में आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे टू वेरिएबल में। अब इसमें फर्क क्या होता है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल एंड टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल तो होता है जिसमें एक वेरिएबल होगा आपका, x + 1 = 0। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल जिसमें वन वेरिएबल है, ये आप पहले पढ़ के भी आ चुके हैं। और टू वेरिएबल में हो गया आपका, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, उसके बाद एक और आ गया, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल एंड टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे टू वेरिएबल है। तो ये आपका फर्क है जो आप पढ़ने जाएंगे 10th में, और ये आप पढ़ के आ चुके 9th में। और अब बात करते हैं पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं। किसी भी पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, p पॉलिनोमियल इन द x। तो आप लिखेंगे जैसे कि आपका पॉलिनोमियल है x² - 3x - 4। ठीक है, ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। यहाँ पे x क्यों लिया, क्योंकि आपका पॉलिनोमियल x में है। अगर मान लो आप पॉलिनोमियल अपना y में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे y, p of y = y² - 3y - 4। तो जिसमें भी आपका जिस वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल होगा वो वेरिएबल आपको यहाँ पे लिखा जाएगा। इस तरह से पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखोगे तो आप पहले ये लिखोगे, फिर आपका पॉलिनोमियल आएगा। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल होता क्या है। अब इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट हम शुरू करेंगे वो है आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है। इससे कभी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये कंसेप्ट बड़े क्वेश्चन में यूज होता है और छोटा क्वेश्चन इससे आ जाता है 1-2 नंबर का। कौन सा टॉपिक, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती क्या है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, जैसे कि आप कोई पॉलिनोमियल ले लीजिए, यहाँ में लिखा px x² - 3x - 4, ये मेरा होगा पॉलिनोमियल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप पूछेंगे डिग्री होती क्या है, तभी हम बताएंगे डिग्री क्या है। तो सिंपल सी बात है, डिग्री होती है जो आपका वेरिएबल है, जो भी आपका वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी आपकी डिग्री। अब यहाँ इस पॉलिनोमियल में देखिए वेरिएबल क्या है x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। बिल्कुल सिंपल, जो भी आपका वेरिएबल है पॉलिनोमियल में उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हो गई आपकी डिग्री। ऐसे ही इसकी पावर 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं, इसमें हमने ले लिया x³ + 4x² + 3x + 2। अब यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है, तो डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा है। सबसे पहले देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है। ठीक है, उसके बाद उसकी हाईएस्ट पावर, आप देखिए हाईएस्ट पावर x की 3 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 3।
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमेशा डिग्री ऐसा हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म की जो पावर होगी वो डिग्री होगी, लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा सोचना बिल्कुल। क्योंकि मान लो मैं पॉलिनोमियल देता हूँ आपको x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x क्यूब। अब बताइए इसकी डिग्री क्या है? तो आपको ये नहीं देखना है कि फर्स्ट की टर्म की पावर क्या है या और कुछ, आपको सीधा वही रूल याद रखना है कि आपका सबसे पहले देखना है वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आपका x। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3। तो यहाँ पे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी फर्स्ट टर्म की पावर क्या है या सेकंड टर्म की पावर क्या है, आपको सीधा याद रखना है कि वेरिएबल क्या है x और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3। अब इस डिग्री के बेसिस पे तीन तरह के पॉलिनोमियल आते हैं, इसी तरह के तीन तरह के पॉलिनोमियल आते हैं सिर्फ इस डिग्री के बेसिस पे। वो तीन तरह के पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये तो आपने देख लिया कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अब ये होते क्या है, इनका जो लिंक है वो डिग्री से है। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 1। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही सिंपल सी बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही जिसकी डिग्री 3 होगी उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है आपका कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3। तो चलिए ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, एक एक दो नंबर के कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, नहीं तो ये आपका आगे यूज होता है। कहाँ पे आगे जो आप बड़े क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में 3 या 5 नंबर में, उसमें इस कंसेप्ट का बीच में यूज होता है। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। पूरा पॉलिनोमियल इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आपने 9th में भी ये पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, लेकिन जो पूरे पॉलिनोमियल का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट मैं मानता हूँ वो है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिनोमियल से वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से ही पूछे जाते हैं। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, एक पॉलिनोमियल लीजिए यहाँ पे भी px x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब मैंने आपको बोला ये एक पॉलिनोमियल है, अब इसकी जीरोस बताइए। आप पूछेंगे जीरोस होता क्या है, बिल्कुल सिंपल सा एक बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है, जिस भी x की वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहा मैंने, जिस भी x की वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब निकालेंगे कैसे कि कौन सी वैल्यू ऑफ x पे ये जीरो होगा। ठीक है, हम कोई एक वैल्यू लेते हैं, x की -1 ले लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या ली, -1 ली, यहाँ पे पुट कर देंगे -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 -4 3 + 1 4 -4 0। तो आपने देखा कि जब हमने x की वैल्यू, ठीक है, आप चाहे यहाँ पे लिख भी सकते हो पुट x = -1,
आपने देखा कि जब आपने x की वैल्यू -1 रखी या पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0 बन गया। तो अब ये आपकी क्या हो गया, ये जो आपकी वैल्यू है x की, ये हो गया आपकी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इस वैल्यू ऑफ x पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, इसलिए ये हो गई 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बिल्कुल सिंपल, आपको ये एक लाइन याद रखनी है कि जिस भी x की वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो हो गई आपकी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने सोचा कि आपने -1 रखा, निकल गया, लेकिन हर किसी में तो आपको स्ट्राइक करेगा नहीं ऐसे देख के कि आप क्या वैल्यू रखते हैं। तो इसके मेथड क्या होंगे जीरोस निकालने के, बिल्कुल होंगे मेथड। ठीक है, तो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ कि क्या मेथड होंगे। इस चैप्टर में जो मेथड सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, बहुत कॉमन मेथड है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पहले सीखा होगा कहीं या सुना होगा, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कौन सा मेथड? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म आपकी यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है मिडिल टर्म आपकी 3x है। अब ये मत सोचिए कि अगर मैं इसको इंटरचेंज करके लिख दूं तो मिडिल टर्म हमारी x स्क्वायर हो जाएगी। कभी भी आप किसी भी पॉलिनोमियल सोल्व करने से पहले आप उसकी डिग्री को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे आप डिग्री को। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल ले दिया 3x - 4 + x स्क्वायर -3x। तो अब ये मत सोचिए कि यहाँ पे जो आपकी मिडिल टर्म होगी ना 4 हो गई, नहीं। आप पॉलिनोमियल को सोल्व करने से पहले आप सबसे पहले देखेंगे क्या उसकी डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में है, x की पावर 1, x की पावर 0, x की पावर 2 नहीं है। तो अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, जो पावर है इस पॉलिनोमियल की, आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, अब मैं देखूंगा मिडिल टर्म क्या है। अब मैं देखा मिडिल टर्म क्या है, 3x। अब इसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करते हैं? रूल क्या है, ऐसा आपको दो टर्म ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लाई ये हो। जो दो टर्म आपको ऐसी ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लाई ये हो, मल्टीप्लाई, और जिनका जो प्लस होगा वो ये है। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या कहा मैंने कि जिनका मल्टीप्लाई आना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, और जिनका प्लस आना चाहिए ये। अब सबसे पहले देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -4x², और जो सम होगा वो होगा -3x। अब हमको इतना दिख गया कि हमें कोई दो ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसका प्रोडक्ट हो -4x² और जिनका सम हो -3x। अभी ढूंढ देते हैं। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं -x एंड -2x, या नहीं -4x -1x, यहाँ पे आप ले सकते हैं -4x + x। ये होंगे आपके ऐसे दो टर्म। आपने क्या लिया, -4x लिया प्लस का x लिया। तो अब देखिए प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, दोनों टर्म का क्या हो जाएगा, -4x² प्रोडक्ट। सम करिए, सम x - 4x क्या आ जाएगा, -3x। अब देखिए हमें प्रोडक्ट चाहिए क्या था, -4x चाहिए था, आ गया। अब सम क्या चाहिए था, -3x चाहिए था, आ गया। तो ये दोनों टर्म हमारी क्या हो गई, जो ये दोनों टर्म है इसको हम ये इसको स्प्लिट करके हम ये लिखेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मैं -4x + x लिख दूं यहाँ पे इस 3x को, कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सही तो आएगा, समझे आप, सेम तो आएगा। लेकिन आप सिर्फ इसको देख के इसे इसको स्प्लिट नहीं कर देंगे सीधा, आपको इस रिलेशन को भी याद रखना होगा कि जो दो टर्म हम लेंगे उनका मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, और जो उनका सम वो ये होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाया कि हमने दो टर्म ली तो उनका प्रोडक्ट -4x², सम -3x, और यही दोनों हमको यहाँ पे चाहिए थे
तो ये दोनों टर्म हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे। रख कर देता हूँ पूरा। तो अभी हमने टर्म्स निकाली थी, तो इसको हम लिख देते एक्स स्क्वायर, क्या लिखा था हमने, -4x प्लस एक्स -4। मैंने वही कहा कि आपको इसको स्प्लिट करके ऐसी दो टर्म्स में इसको स्प्लिट करना है जिन टर्म्स का मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर हो और उसका सम इसके बराबर हो। इन दोनों का प्रोडक्ट -4x² आ गया, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का सम -3x आ गया। तो ये दोनों हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है दोनों टर्म्स। तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, x -4 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे। हमको क्या करना है, उसके बाद हमें दो ऐसे आइडेंटिकल टर्म्स बनानी है और ये आइडेंटिकल टर्म्स बनेगी ही बनेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना बने। हमने इसी आइडेंटिकल टर्म्स को बनाने के लिए ही ये वाली जो कंडीशन है वो ली थी। तो यहाँ पे वो हमारी कंडीशन काम आएगी। हमने दो आइडेंटिकल टर्म्स लिख ली, तो यहाँ से x -4 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया, x + 1। ये आपके दो टर्म्स आ गई। क्या किया, दोबारा समझ लीजिए, x² -3x -4 था, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, क्या लिखा, -4x प्लस x। क्यों, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों डिजिट का सम, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। उसके बाद हमने x कॉमन लिया, x -4 यहाँ से 1 कॉमन लिया, x -4 यहाँ से x -4 कॉमन लिया, x + 1। तो ये क्या आ गया, हमारी इस इक्वेशन को हमने ये बना दिया। अब हमने क्या करना है, देखो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। अभी मैंने क्या कहा था, जीरो क्या होती है, जीरो वो होती है जब इस x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। ठीक है, हमें पता है ये क्या, इसकी वैल्यू क्या है, हम मान लेते हैं इसको 0 रख देते हैं, इसको क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। अब कॉमन सी बात है, जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है और उनका आंसर क्या है, 0, तो इतना तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि या तो ये टर्म 0 या ये टर्म 0। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक टर्म 0 होगी तभी तो उनका आंसर आएगा 0, क्योंकि 0 × समथिंग 0। तो अब हमें दिख गया कि जब इनका रिजल्ट 0 आ रहा है तो इन दोनों में से कोई एक टर्म हमारी पूरी की पूरी क्या है, 0 है। तो हम एक बार दोनों का केस ले लेंगे। पहले मान लेते हैं x -4 0 के बराबर, दूसरा केस मान लेते हैं हम x + 1 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमने ले लिया x -4 0 के बराबर, तो 4 इधर चल जाएगा, यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ जाके प्लस, x = 4, यहाँ पे प्लस है, यहाँ जाके माइनस, x = -1। तो x की वैल्यूज क्या आ गई, 4 और -1। तो ये क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल की जीरोस हो गई, x की ये दोनों वैल्यूज। अब कोई पूछे कि आप इस पॉलिनोमियल की जीरो बताइए, तो आप क्या कहेंगे, इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं -1 और 4। क्यों, क्योंकि इन दोनों वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा भैया। तो 0 जो होता पॉलिनोमियल होता ही है, जब x की वैल्यू में पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो वो 0 तो होता पॉलिनोमियल। ऐसा ही मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इन दोनों वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो ये 0 तो होता पॉलिनोमियल। अब निकालना कैसे है, वो मैंने आपको मेथड बता दिया। अब यहाँ से आप एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। वो क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, आपकी दो जीरोस आ गई, ठीक है। तो एक बार मैं इसको प्रोडक्ट कर दूं, ये मैं लिख देता हूँ जीरोस आपकी, क्योंकि मैं इसी पे एक बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। जीरोस आ गई आपकी -1 और 4। अब यहाँ से मुझे एक चीज साफ साफ दिख रही है, ये जो जीरोस हैं अगर हम इनका सम कर दें क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। इन दोनों का हमने कर दिया जीरोस का सम, क्या होगा, -1 + 4, बिल्कुल सही, -3, सही बात है।
प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट कर देते हैं जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देते हैं, -1 इंटू 4 -4। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब मैंने निकाला था तो जो कंसेप्ट यूज किया था वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करके ये जो -3 है इसको मैं ये लिख सकता हूँ -b/a। और सोचिए ba क्या है, तो ba एक क्या होता है, जनरल पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? जनरल पॉलिनोमियल। जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है? px ax² प्लस bs प्लस c। यहाँ पे जो c होता है ना वो कांस्टेंट होता है। ये हमारा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, ये एक जनरल पॉलिनोमियल है। यहाँ पे c क्या है? कांस्टेंट है, और b क्या है? x का कोफिशिएंट, a क्या है? x² का कोफिशिएंट, a क्या है? x² का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट, और c क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे अब देखिए ये b/a। अब मैं इस पॉलिनोमियल का अगर b/a निकालूं तो b क्या होता है? x का कोफिशिएंट क्या है? -3 -3 माफ कीजिएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ओनली 3 आएगा, 4 - 1 3। तो b हो गया आपका माइनस माइनस माइनस, ये क्योंकि यहाँ पे साइन है, b/a क्या है? x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है? 1। क्या आ गया? माइनस माइनस हो जाएगा आपका 1 इक्वल आ गया। तो यहाँ से, और चलो पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं फिर मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा। प्रोडक्ट अब मुझे ये क्या दिख रहा है? c/a दिख रहा है। कैसे? c क्या है इसमें? कांस्टेंट क्या है? -4। a क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 -4। ये भी इक्वल। अब मुझे एक बात साफ साफ यहाँ से बिल्कुल समझ आ गई है। क्या क्या कंसेप्ट मुझे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड यहाँ पे समझ आया है, वो ये आया है। मैं लिख देता हूँ आपका रब करके बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे बड़े अच्छे से मुझे एक कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ गया। क्या? सम ऑफ द जीरोस is -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ आ गया? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a। ये जो आप बात करेंगे ना, ये हर पॉलिनोमियल के लिए ट्रू नहीं है। ये जो मैंने कंसेप्ट बताया हर पॉलिनोमियल के लिए ट्रू नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए ट्रू है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होती हैं? ओनली 2 जीरोस होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ये जो कंसेप्ट है सम ऑफ द जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a, p किसके लिए ट्रू है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे समझ आ गया आपको जीरोस होती है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जीरो क्या होती है? जिस भी x की वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो हो गया आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड कंसेप्ट क्या है? सम ऑफ द जीरोस होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है c/a। जीरोस निकालते कैसे हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालते हैं। मिडिल टर्म में 3x, इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि इन वो जो दो टर्म्स हम लेंगे उन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, उन दोनों का सम इस टर्म के बराबर होना चाहिए। इस तरह से हम इसको स्प्लिट करते हैं और लिखते हैं, तो उससे हमारी क्या निकल जाती है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल जाती है। तो आपको समझ आ गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को? ठीक है। अब मैं आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड अगला कंसेप्ट बताता हूँ। आज मैं थोड़ा सिर्फ कंसेप्ट ही बता रहा हूँ। एक्सरसाइज हम कल से शुरू कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तो कुछ नहीं होगा। एक्सरसाइज तो आप अभी कर लोगे, 5 मिनट भी लगेंगे आपको एक्सरसाइज करने में, अगर आपको कंसेप्ट आपका बेस क्लियर होगा कि वो क्वेश्चन करने कैसे हैं।
तो मैं वो आपको सिखा रहा हूँ पहले। मैंने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ाया, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इनका जियोमेट्रिक मीनिंग। क्या? ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको एक ग्राफ दे दिया जाए, ग्राफ दे दिया, अब उस पे भी आप जीरोस निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल की। एक मैंने आपको मेथड क्या बताया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा मेथड क्या बता रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मेथड। आपको एक ग्राफ दे दिया जाए, उस पे आप पता कर सकते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। अभी की सिंपल सी बात, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तो वही रहेगी, क्या? जिस भी वैल्यू ऑफ x पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, क्या हो जाएगा वो? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ले लिया हमने, x² माइनस 3x, वही पॉलिनोमियल ले रहा हूं अभी, -4। अब जो ये पॉलिनोमियल है ना, इसको क्या लिख सकते, क्या लिखते हैं, y भी लिखते हैं। पूरे पॉलिनोमियल को हमने नाम दिया y। क्या नाम दिया? y, पूरे पॉलिनोमियल को। वैल्यू तो भी वही है, बात तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तो भी वही रहेगी। जिस भी वैल्यू ऑफ x पे आपका पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो हो जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये चीज हम ग्राफ में कैसे करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मान लो इसी का ही मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ। पहले टेबल बनाएंगे, ये सब आप सीख के आए हैं कैसे बनाते हैं ग्राफ। x y 0 ले लिया x की वैल्यू, y -4, और उसके बाद हमने x की वैल्यू ली 1, -1 ले लो, 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं, तो हमने ये ले लिया। इसको ग्राफ बना लेते हैं। क्या हमने ग्राफ बनाया? ये हमारी y एक्सिस, x s, ये 0 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। पहला पॉइंट आप रखो, x की 0 y की -4, यहाँ पे आ जाएगा। x की -1 और y की 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लाइन कैसे आएगी? कुछ ऐसी जाएगी। हमें लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें लाइन से कोई मतलब ही नहीं है। हमें बस यहाँ पे थोड़ा वो हो गया है, मैं देख पा रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है। आपने देखा कि ये जो लाइन है वो x को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? यहाँ पे। मतलब क्या? x की इस वैल्यू पे y 0 है। क्या 0 है? y 0 है। y क्या है हमारा? पॉलिनोमियल। आपने देखा x की इस वैल्यू पे ये 0 है, तो 0 जो द पॉलिनोमियल क्या हो गई? ये हो गई 0 जो द पॉलिनोमियल क्या होगा? कौन सा पॉइंट होगा 0 जो द पॉलिनोमियल? -1 0। तो यहाँ से अभी एक और बात क्या निकल के आई? वो ये निकल के आई, जहाँ वही बात है, कोई नई बात नहीं है, कि जिस भी x की वैल्यू पे y 0 हो जाए, वो हो गया हमारा 0 जो द पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारा 0 जो द पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीनिंग में हम ग्राफ में कैसे निकालेंगे 0? ग्राफ में भी जहाँ पे x की ऐसी वैल्यू जहाँ पे y 0 हो जाए, वही हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये क्या होगा? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा ग्राफ होगा। अब आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, एक बात यहाँ पे बहुत याद रखने वाली है, क्या कि जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक बात क्या लिखने वाली है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना वो हमेशा ऐसी शेप में होगा, या तो ऐसी या ऐसी। कौन सी शेप होती है? ये होता है पैराबोला। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा इस फॉर्म में बनेगा, नो एक्सेप्शंस। हमेशा आपका इस फॉर्म में बनेगा, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है किस फॉर्म में? पैराबोला फॉर्म में बनेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसको, अब ये जो शेप है ना, इससे आप पता कर सकते हो कि एक पॉलिनोमियल की जीरोस कितनी है। कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका ये ग्राफ है, मान लिया मैंने एक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ ये है, अब मैं पूछूंगा इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस हो सकती है। आपने क्या देखा? आपने देखा कि यहाँ पे ऐसी x की दो वैल्यू है जहाँ पे जो y है वो 0 है, मतलब x की ऐसी दो वैल्यूज है जहाँ पे जो आपका x है, जो आपका पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 है। तो 0 तो पॉलिनोमियल की होती है। तो मैं इस ग्राफ को देखते ही बता दूंगा कि यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल की 0 कितनी है? 2 0 है। ऐसे ही कोई भी ग्राफ आ जाएगा आपके सामने, मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल का आ जाए। अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इस पॉलिनोमियल की 0 कितनी है बताओ। सिंपल सी बात है, आप देख लो ये x एक्सिस पे कितनी बार ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां से शुरू करो, एक, इस एक्सिस को तो हमें देखना ही नहीं है, इस एक्सिस पे चलते रहना है। 1 2 3, मैंने देखा कि ये जो लाइन है x एक्सिस को 3 बार काट रही है। तो ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है उस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगी? 3 0 होंगी। कितनी 0 होंगी? 3 0 होंगी। आपकी पूरी पहली एक्सरसाइज बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, आप समझिए आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई। क्या कंसेप्ट है मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए एक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगी ये मैं ग्राफ देख के बता सकता हूँ। एक पॉलिनोमियल है मेरा कोई भी x y z, उसका ये ग्राफ है। क्या है? ग्राफ है। अब मैं बोलता हूँ आप बताओ इस पॉलिनोमियल जो है जिसका ये ग्राफ है उसकी कितनी जीरोस होंगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। आप देखो सीधा, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने देखा 1 2 3, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 बार। तो इसकी जीरोस कितनी होंगी? 3। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जितनी बार भी x एक्सिस पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उतनी उस पॉलिनोमियल की जीरोस होंगी। ठीक है, तो बस हो गया आपका। तो आज मैं आपका यही वाइंड अप करता हूँ। आज हमने क्या क्या सीखा, यहाँ तक आपकी पहली एक्सरसाइज होगी। पहले मैं आपको ये बता दूँ, पहली एक्सरसाइज लगभग मैं करवा चुका हूँ। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ आपसे यही पूछा हुआ है कि ग्राफ देख के बताओ कि उस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगी। एक और कंसेप्ट मेरा बताने रह गया, अभी जाता हूँ उसके लिए। ये देखिए अभी मैं बता देता हूँ, इसी से रिलेटेड है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं हर एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। अब आप बोलेंगे सर एक ऐसा ग्राफ आ गया, अब बोलेंगे सर ऐसा ग्राफ आ गया, आपने तो कहा था कि जहां जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा उतनी आपकी जीरोस होंगी, लेकिन भैया ये तो मुझे इंटरसेक्ट करता ही नहीं दिख रहा, अब इसका क्या करें। तो भैया जब कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा तो अब सीधा बोल दे इसकी कितनी जीरोस है? एक भी नहीं है। कितनी जीरोस है? 0। एक भी 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल की। बस यही कंसेप्ट है। तो जब भी आपका कोई ऐसा ग्राफ आए वो कहीं भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट ना कर रहा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसा ग्राफ आ गया। इसका मतलब उस पॉलिनोमियल की एक भी 0 नहीं है, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे। सिंपल। तो क्या रहा, जितनी बार भी वो ग्राफ या वो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उतनी उसकी पॉलिनोमियल की जीरोस होंगी। अगर एक बार भी नहीं करेगी तो कितनी जीरो हो जाएंगी? 0, यानी उसकी एक भी 0 नहीं है। अगर कोई ऐसा ग्राफ आ जाए यहाँ पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी जीरोस कितनी होंगी? 1, एक 0 होगी इस पॉलिनोमियल की। मतलब x की सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होगी जिसका पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप एक्सरसाइज 1 एक बार अगर देखेंगे ना, अगर आपको ये समझ आया होगा मतलब समझ लीजिए आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है। तो मैं आपको यही वाइंड अप करना चाहूंगा
सॉरी। तो सबसे पहले हम आज देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार शुरू से लेकर चलते हैं। मैं आपको बड़ा ही शॉर्ट में बता देता हूं कि आज हमने क्या क्या किया। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो कंसेप्ट होते हैं मैथ में। अगर आपको कंसेप्ट आ गए ना तो क्वेश्चंस आपके सब हो जाएंगे बिना किसी फिक्र के। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल होता क्या है, वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा। क्या होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री। इस डिग्री के बेसिस पर हमने तीन तरह के पॉलिनोमियल पढ़े, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। कैसे? इसकी डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 वो कौन सा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, x की कोई ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, वो होगा आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड हमने दो कंसेप्ट पढ़े, सम ऑफ जीरोस माइनस b by a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c by a। ये हमने दो कंसेप्ट पढ़े, क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। फिर मैंने आपको दिखाई ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। क्या, किसी भी इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएंगे, वो जो लाइन बनेगी आपकी, वो जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, वो क्या हो जाएगी आपकी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और मैंने बताया ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता लगाते हैं। जितनी बार आपका जो ग्राफ की जो आपका इक्वेशन की लाइन है ऐसे होगी या ऐसे होगी या कैसे भी होगी, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उतने आपके उस पॉलिनोमियल के जीरो हो जाएंगे। ये बताया। तो ये मैंने आज पढ़ाया इस चैप्टर में। इसके अलावा एक कंसेप्ट आपका रह गया, इसके अलावा वो मैं आपको कल बता दूंगा आगे के एक्सरसाइजेस के लिए। वो क्या रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस का कंसेप्ट रहेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे निकालेंगे। अभी जो मैंने आपको स्प्लिटिंग द टर्म बताया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए, आज मैंने सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में बात की। किस पॉलिनोमियल के, ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, इसकी डिग्री 2 होती है। तो अब आपका कंसेप्ट क्या रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं और उसमें क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं, उसके लिए ऐसे फॉर्मूले लगते हैं तो क्या होते हैं, वो मैं आपको कल की शुरुआती वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद हम पूरा एक्सरसाइज देख लेंगे। कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, ये मैं आपको कह सकता हूँ अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गए हो तो। ठीक है, तो चलिए ये जो वीडियो है आज यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज से मैं आपके लिए आगे वीडियोस लाता रहूँगा। आप अपना सपोर्ट दिखाइए। और अगर आपको कुछ भी अगर आपको समझ आया हो या आपको लगा हो कि मैंने मेहनत की है, तो मेरी मेहनत का एक ही मैं आपसे मांगता हूँ कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो और भी सब्जेक्ट पे मैं वीडियोस निकालूंगा। लेकिन अभी मैथ शुरू किया है तो पहले मैथ चलाएंगे। तो पहले तो ये चैप्टर खत्म करेंगे। मैं चाहता तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा और करके आपको और कंसेप्ट बता सकता था, लेकिन देखिए आधा घंटा 40 मिनट से ऊपर बच्चे का कंसंट्रेशन बनता भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो कि वो आगे जो टाइम लेंथ हो वीडियो की वही देख के वो वीडियो को ना देखे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी के साथ भी ऐसा हो। तो सिंपल हम छोटे छोटे वीडियो रखेंगे, लेकिन 3-4 पार्ट बनाएंगे और हमारा एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। और एक और जो
मेरे को सुनने में आता है, जो 10th के बच्चों को कंफ्यूजन होती है। जो 10th स्टूडेंट्स होते हैं सबसे पहली बार बोर्ड दे रहे होते हैं, अभी तक उन्होंने बोर्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उनको क्या लगता है कि एक्स्ट्रा बुक्स आर डी शर्मा, मैथ्स पावर, बहुत तरह की एक्स्ट्रा बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। कुछ स्टूडेंट सीधा ही वहीं शुरू कर देते हैं, क्या सोच के कि बोर्ड है, मुश्किल है, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब तक आपका एनसीईआरटी क्लियर नहीं होगा, जब तक आप एनसीईआरटी बेस अपना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, आप एक्स्ट्रा बुक्स के बारे में भूल जाइए। मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि आप पहले एनसीईआरटी को एकदम कंप्लीट करें और उसका एक एक कंसेप्ट पढ़ें। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप आसानी से सोल्व कर दोगे। और पूरा पेपर, या कहूँ मैं मोस्ट ऑफ द पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। ठीक है, जो आपका पेपर आता है बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो दिमाग में ये डर बिठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैथ मुश्किल है या बोर्ड है, कुछ बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही नॉर्मल होता है, सब नॉर्मल पेपर होता है। और आराम से आप एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, उसके बाद एक्स्ट्रा बुक्स भी देखिए। मैं मना नहीं करता कि मत देखिए, लेकिन जब तक एनसीईआरटी कंप्लीट ना हो तब तक मत ही देखिए। तो ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा, बस आपका सपोर्ट बना रहे। तो सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी या समझ ना आया हो। मैं कोशिश करूँगा हर एक जो कमेंट होगा उसका आंसर दे पाऊँ। धन्यवाद।